नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग एक नए करंट अफेयर्स की ओर आगे बढ़े और आज है 1 दिसंबर। तो सबसे पहले मुझे बताओ आप लोग कि 1 दिसंबर को दरअसल कौन सा दिवस मनाया जाता है और उस दिवस के मनाए जाने का क्या प्रमुख कारण रहा है, और उसके बारे में अगर आप कुछ जानते हैं तो लिख के कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपनी कॉपी में आज के दिवस के बारे में डिटेल्स जानकारी आप नोट कर सकते हैं। राइट, तो आइए बिना देरी के आज के सेशन को हम लोग करते हैं स्टार्ट। और लास्ट टाइम हमने आपसे प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर आप लोगों ने सही बताया था, और अगर नहीं बताया तो फिर से मैं आपको मौका देता हूं कि आज बता दीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जन धन योजना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इस पर मैंने आपको मेंस परीक्षा का एक प्रश्न भी लिखने के लिए कहा था कि आप इसको रेडी कर लीजिएगा। हालांकि उसका मॉडल आंसर हमने आपको सैटरडे को प्रोवाइड कराया था, लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं लिखा है तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में आप जो सैटरडे को हमने कराया था उसमें से आप पॉइंट्स देख करके इसको लिख लीजिएगा। राइट, चलिए आइए बिना देरी के आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। एक बात यहां पर बहुत महत्वपूर्णता के साथ आपसे कह दूं, बहुत महत्वपूर्ण के दृष्टिकोण से कह दूं कि जो भी आपको करंट अफेयर से कराया जाना है बॉस, ये कहीं के कॉपी पेस्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये मेरी अपनी मेहनत और ये बहुत जबरदस्त मेहनत है जो कि द हिंदू से आपको मिलती है, और आपके डीडी न्यूज हो गया, आपका एआईआर न्यूज हो गया, आपका पीआईबी हो गया, ये सारी जितने भी ऑथेंटिक वेबसाइट्स होती हैं वहां से मैं इसको बनाता हूं। आपकी मेहनत को बचाने के लिए मैं लगातार प्रयास करता रहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप एक एक चीजों को बहुत गंभीरता पूर्वक लेते होंगे, उसे सुनते होंगे, समझते होंगे और उसके पॉइंट्स को नोट करते होंगे। अपेक्षा मैं आपसे यही करता हूं। बाकी अगर आप टाइम पास करेंगे पढ़ाई में तो टाइम पास करते रहिए, कोई आपको रोक टोक नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कितने कम लोग करंट अफेयर्स के सेशन को देख रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है। अभी जब एग्जाम आ जाएगा तो आपको आंख वाली, नाक वाली, कान वाली, पेट वाली, पीठ वाली, बाल वाली, सब वाली दृष्टि आपको चाहिए होगी, सब वाली घटना चाहिए होगी, सब वाली आपको मैगजीन चाहिए होगी। सारी मैगजीन अच्छी हैं बॉस, लेकिन आप लास्ट में क्यों पढ़ते हैं भाई? आप घटनाचक्र पढ़िए, आप दृष्टि पढ़िए, आप जो मन करे वो पढ़िए, आप इस वीडियो को पढ़िए, लेकिन लगातार पढ़िए। आप जरूरी नहीं कि आप मेरा ही वीडियो देखिए, आप कोई मैगजीन, दृष्टि आईएएस मैगजीन आती है आपकी, घटनाचक्र की मैगजीन आती है आपकी, सारी मैगजीन आती है, आप सब पढ़िए, आपकी अपनी इच्छा क्रॉनिकल पढ़िए, लेकिन पढ़िए बॉस, डेली पढ़िए, बहुत जरूरी है आपके लिए। आप नहीं पढ़ते हैं, ये आपकी क्या खामी है? मैं बार बार कहते कहते मेरा गला फट जाता है कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो। एक समय निकल जाएगा, फिर आप धरे के धरे रह जाओगे, कहीं के ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। अब मेरी बातें आपको चुभती होंगी, बुरी लगती होंगी, और करंट अफेयर्स की क्लास में कोई इतना समझाता नहीं, तब मैं आपको समझाता हूं कि जिस फेज में आप हैं उसी फेज में बहुत कम समय पहले मैं आके निकल चुका हूं, इनफैक्ट अभी भी हूं। तो ये आपकी मनस्थिति को मैं जोड़ता हूं अपने आप से, इसलिए मैं आपको समझाता हूं कि बॉस कर लीजिए पढ़ाई। असम में एंटी पॉलीगैमी बिल, ये क्या है बॉस? ठीक है, पॉलीगैमी डेफिनेटली आप लोग जानते होंगे पॉलीगैमी क्या होता है। तो असम में दरअसल इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है अभी हाल ही में। आप जानते होंगे कि वह भी क्या है, एक जो बहुविवाह की प्रथा है अपने आप में क्या है, बड़ी खराब है। आज भी ये चीज है अपने आप में, बहुविवाह वाली बात है, ठीक है? इसी को लेकर के असम सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं, यानी कि असम सरकार द्वारा पेश किया गया असम, ठीक है, प्रोविजन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 राज्य में बहुविवाह यानी कि पॉलीगैमी पर सख्त प्रतिबंध लगाने का प्रयास है। ये जो बिल अभी हाल ही में असम गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ असम ने पेश किया है। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बड़ा आवश्यक है। यह बिल दरअसल सामाजिक सुधार यानी कि सोशल वेलफेयर और विमेंस की सिक्योरिटी और पॉलिटिकल और सोशियो संदेश देने के लिए, मैसेज देने के लिए इन तीनों स्तरों पर महत्वपूर्ण है। चाहे बात सोशल सिक्योरिटी की हो, चाहे बात विमेन सिक्योरिटी की हो, या फिर पॉलिटिकल सोशियो मैसेंजर की हो, मैसेज की हो, इन तीनों स्तर पर दरअसल क्या है, ये सुधार करने का काम करेगा। कौन सा बिल? ये जो बिल अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा। बहुविवाह प्राचीन से समय से चली आ रही अपने आप में खराब प्रथा है, एक जो है अजीब प्रथा है। इस पर रोक लगाने का प्रयास दरअसल गवर्नमेंट ऑफ असम कर रही है। चलिए आइए इसकी कुछ आगे पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। बिल का उद्देश्य पॉलीगैमी जैसी प्रथाओं को समाप्त करना और महिलाओं को आर्थिक सामाजिक शोषण से बचाना है, यानी कि सोशल और इकोनॉमिकल और जो उनका अदर जो उनका शोषण होता है, जो उनका वायलेंस होता है उनके राइट्स को, उनको क्या करना है, कंजर्व करना है, बचाना है, उनको सेव करना है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि यह कदम 2026 विधानसभा चुनाव के पहले मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने की राजनीति का चाल है। मतलब विपक्ष विपक्षी रहता बॉस, क्या कीजिएगा, ये एक बड़ी विडंबना है। हालांकि इस पॉइंट को आपको नहीं लिखना चाहिए था, खैर एनीवेज
ये पॉइंट अपने आप पे बड़ी चिंताजनक बात है। ये जो पॉलिटिकल जो एजेंडा होते हैं, ये किसी धर्म और जाति और संप्रदाय को क्या करते हैं, भड़काने का काम करते हैं। जब कहा जाता है कि सभी धर्म संप्रदाय को बराबर कहा कि इस देश में दिया गया है, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं कि जिससे कोई धर्म का व्यक्ति आपसे जो है नाराज हो हमसे, और या फिर उसके मन और मस्तिष्क में देश भारत को लेकर या किसी खास पार्टी को लेकर के उसके मन में कुछ अलग प्रभाव दिखाई दे, इससे सांप्रदायिकता होती है। पॉलिटिकल रीजन बहुत बड़ा है सांप्रदायिकता को फैलाने के लिए, और ये पॉइंट्स ये साफ संदेश देता है कि इससे जो है समाज में वैमनस्यता फैलती है अपने आप पे। इसको नहीं करना चाहिए, राइट। चलिए, विपक्ष विपक्ष का काम करे, सत्ता पक्ष अपने इरादे से पूर्वक काम करे, तो निश्चित तौर पर राम राज की जो संकल्पना है, जिसको गांधी ने देखा था, जिसको स्वामी दयानंद सरस्वती ने देखा था, जिसको विवेकानंद ने देखा था, और जिसको नेहरू और जिसको अन्य नेताओं ने देखा था, वो देश भारत हमारा बनेगा। लेकिन शर्त इतनी सी है कि नेताओं को अपनी प्राथमिकताओं को समझ करके उस पर काम करने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, धार्मिकतावाद, ये सारे फैक्ट, सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बिल के क्या क्या प्रमुख प्रोविजंस हैं, क्या क्या प्रमुख प्रावधान हैं, आइए देखते हैं। तो कठोर दंड का प्रावधान इसमें रखा गया है, यानी कि वैध पहली शादी, यानी कि अगर आपने पहली को शादी कर ली है और उसके बाद दूसरी शादी करने पर आपको 7 साल की जेल और भारी जुर्माना दिया जाएगा। भाई ये सिंपल सी बात है। इसमें विपक्ष ने कहा कि इसमें मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जाएगा। क्यों टारगेट किया जाएगा बॉस? कोई भी समुदाय का व्यक्ति है, अगर एक बीवी उसकी है और दूसरी बीवी को लेके आएगा, तो कहां से तर्कसंगत है भाई? ये तो उस महिला जो कि पहली बीवी है आपकी, वो तो उसके मना स्थिति से पूछे कि अगर आप किसी दूसरी शादी करते तो क्या स्थिति होती है इसकी। ये तो किसी भी रूप में सही नहीं कहा जा सकता है, किसी भी रूप में। ये बहुत बहुत मतलब अपने आप पे आज के समाज के लिए बड़ी विचित्र बात है अपने आप पे, कि एक व्यक्ति होने के साथ भी आप किसी दूसरे को लेके आते हैं। ये कैसी बात होती है अपने आप पे? नॉट गुड, है ना। चलिए, एनीवेज, दूसरा, शादी छिपाकर दूसरी शादी करने पर भी 10 साल की सजा है। कि भाई कई बार क्या होता है, ये तो हालांकि आज भी होता है कि बहुत सारे जो खिलाड़ी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो कहते हैं किसी और से बतियाएंगे, कहेंगे हमारी शादी नहीं हुई है तो दूसरे शादी कर लेंगे, पहली शादी को छुपा करके दूसरे शादी कर लेंगे। यह भी अपने आप में क्या है, एक बड़ा जो है एक करप्शन है अपने आप में, एक बहुत कुकृत्य है अपने आप में, और इसके लिए भी 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। कहां से इसमें चीजें गलत हैं? बिल्कुल सही है। क्या दिक्कत है भाई? अगर महिलाओं का शोषण होता है भारत जैसे देश में, जहां पर हम नारी की पूजा करते हैं, जहां पर हम नारी को कन्या मानकर उसकी पूजा करते हैं, जिस देश में यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा जाता है, जिस देश में नारियों की पूजा होती है दुर्गा मां के रूप में, सरस्वती मां के रूप में, गंगा को मां कहा जाता है, पृथ्वी को मां कहा जाता है, अगर भारत में स्त्री इतनी पूजनीय है और उस भारत में अगर स्त्री की ऐसी स्थिति होती है, तो निश्चित तौर पर अपने आप में समाज के ऊपर क्या तमाचा है अपने आप में कि आज भी आप अपने मन स्थिति को आप बदलने का प्रयास नहीं कर पाए हैं। ये विडंबना है हमारे देश की और हमारे पुरुष समाज की खासकर है, जो अपने आप को, अपने अस्तित्व को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहता है। ठीक है, चलिए, इन प्रावधानों के बाहर कौन कौन आ जाएगा? अच्छा, इसमें दोबारा अपराध करेंगे तो दुगनी सजा का प्रावधान भी इसमें दिया गया है। दूसरा, इन प्रावधानों के बाहर कौन आएगा? 6th शेड्यूल यानी कि जनजातीय स्वायत्त क्षेत्र, यानी कि इस पूरे बिल में 6th शेड्यूल के अंतर्गत जो जनजातीय स्वायत्त क्षेत्र आते हैं। अब आप कहेंगे सर 6th शेड्यूल में क्या आता है? जरा मुझे फट से कमेंट करके बताओ कि 6th शेड्यूल में क्या क्या आता है, कौन से जनजातीय क्षेत्र आते हैं। और ये मैंने अपनी मेंटरशिप वाले क्लास में और बाकी मैं पूछता रहता हूं आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। बताओ 6th शेड्यूल में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। ठीक है। दूसरा, अनुसूचित जनजाति समुदाय, इनकी जो आपकी कस्टमरी है लॉज में, इसमें कई जगह बहुविवाह अनुमति योग्य है अपने आप पे, हालांकि यह भी सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि यूसीसी का प्रावधान आने वाला। क्या यूसीसी? क्या है यूसीसी? यूनिफॉर्म सिविल कोड, और उसको लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा? यूके। तो भैया यूसीसी की अगर बात हो रही है तो फिर किसी भी जाति धर्म पर मुझे लगता है कि चीजें नहीं होनी चाहिए। हालांकि कुछ केसेस में कॉन्स्टिट्यूशन में जो है राइट्स दिए गए हैं, तो अगर ऐसे राइट्स हैं तो ठीक है, अदरवाइज मुझे लगता है कि सब पर प्रावधान बराबर करने चाहिए। क्योंकि महिलाएं तो महिलाएं होती हैं, चाहे जनरल कैटेगरी की महिला हो, चाहे एससी की हो, चाहे एसटी की हो। एसटी में हालांकि 6th शेड्यूल के अंतर्गत कुछ दिए गए हैं छूट, वो बात अलग है, लेकिन महिलाओं के साथ कहीं भी किसी भी जाति धर्म में अगर कुछ लगता है कि प्रताड़ना हो रही, तो उस पर मुझे लगता है कि कानून बनाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कुछ कानून तत्कालिक परिस्थितियों के अनुसार सही रहते हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार सही नहीं होते हैं। ऐसे में उस लॉ का क्या करना चाहिए? एनालिसिस करना चाहिए और वर्तमान के अनुसार उस कानून में चेंजेस करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रथाएं समय के साथ क्या रहती हैं, बदल जाती हैं, उसमें चेंज करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आधुनिकतावाद समाज है और इसमें कुछ चीजें चेंज करनी आवश्यक हो जाती हैं। राइट, चलिए,
अपराध में शामिल अन्य लोग भी दंडनीय होंगे, यानी कि गांव के मुखिया अगर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कोई भी काजी होगा, पुरोहित होगा, माता पिता, अभिभावक, जो लोग भी जानकारी छुपाएंगे वो सब दंड के भागीदार होंगे बॉस। यानी कि इस कुकृत्य में अगर आपने सपोर्ट किया, जैसे दहेज प्रथा होता है, तो कई बार क्या होता है दहेज प्रथा में दहेज लेता एक है लेकिन केस सब पे दर्ज हो जाता है बॉस, ठीक है। हालांकि दहेज प्रथा के मामले में झूठे केसेस बहुत दर्ज होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग केसेस में, एससी एसटी केसेस में बहुत सारे झूठे दर्ज केस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेंट इस पे किया हुआ कि बॉस इस पर इसकी सही जांच की जाए, है ना। तो कुछ कुछ ऐसे लॉ हैं हमारे यहां पे जहां पर दुरुपयोग उनका किया जा रहा है बहुत ज्यादा, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को। चलिए, जानकारी छुपाने पर क्या होगा, 2 साल तक की जेल हो जाएगी और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। यानी कि आपने कहा कि आई एम सिंगल बॉस, लेकिन हो आप डबल और कह रहे हो कि सिंगल हो और आपने तीसरी शादी कर ली, दूसरी शादी कर ली, तो भैया आपका मामला बिगड़ जाएगा। काजी या पुरोहित द्वारा अवैध विवाह कराने पर 1.5 लाख तक रुपए जुर्माना होगा। अगर काजी से झूठ बोल दिया आपने, पुरोहित यानी कि जो भी पंडित जी आज लोग होते हैं उनसे झूठ बोल दिया, तो भी मामला बिगड़ जाएगा, तो भी जो है जुर्माना का प्रावधान इसमें दिया गया है। असम के बाहर होने वाली शादी भी इसमें शामिल होगी, ऐसा है ना। ये नहीं कि असम के तुम रहने वाले और बाहर रहते हो तो नहीं होगी, ना, आप पे ऊपर तब भी होगी कार्रवाई। बिल उन लोगों पर भी लागू होगा, यानी कि असम निवासी जो राज्य के बाहर पोलिगैमी करें, यानी कि बहुविवाह करें, या गैर निवासी जिनकी असम में संपत्ति है या राज्य की सब्सिडी कल्याण योजनाओं का लाभ लेते हैं, अगर ऐसे लोग भी हैं तो उन पर भी उचित विधिक कार्रवाई करने का प्रावधान दरअसल इस बिल में दिया गया है, राइट। चलिए, सरकारी लाभों पर रोक लग जाएगी, यानी कि दोषी पाए जाने लोगों पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी अगर आपने दूसरा विवाह कर लिया, ठीक। किसी सरकारी योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा, चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, महिलाओं के लिए सुरक्षा का प्रावधान इसमें रहेगा, प्रभावित महिलाओं को मुआवजा मिलेगा और इसके लिए अलग नामित प्राधिकारी नियुक्त किया जाएगा। ये इस बिल के क्या है, अपने सरकारी लाभों पर रोक आदि के लिए कुछ कुछ चीजें यहां पर दी गई हैं आपको, ठीक। चलिए, बिल के लागू होने से पहले पोलिगैमस शादियों को मान्यता बशर्ते वे संबंधित पर्सनल लॉ या आपके कस्टमरी लॉ के अनुसार वैध साबित हो तब। सामाजिक प्रभाव क्या होगा इसका, सामाजिक प्रभाव यानी कि सोशल इंपैक्ट क्या होगा, तो पॉजिटिव इंपैक्ट की बात करें, पॉजिटिव पक्ष की बात करें तो क्या होगा, महिलाओं को आर्थिक, भावनात्मक और कानूनी सुरक्षा मिलेगी अपने आप पे, शोषण या हत्या की घटनाओं में कमी आएगी, विवाह संबंधी जवाबदेही बढ़ेगी, पर्सनल लॉ के दुरुपयोग पर नियंत्रण लगेगा। देखिए क्या है, विवाह संबंधी जवाबदेही बढ़ेगी। अगर आपका विवाह किसी से होता है, ठीक है, तो पति का पत्नी के प्रति जवाबदेह होना बहुत आवश्यक है। आप अकाउंटेबल हो जाते हो किसी भी लड़की के प्रति जब जिससे आप विवाह करते हो, क्योंकि एक लड़की अपना घर आंगन, ठीक है, अपने घर के वो तुलसी का पेड़, अपने घर के वो बाग बगीचे, अपने घर के वो कमरे, अपने घर के वो खेल और खलिहान, सब कुछ त्याग करके अगर वो आपके पास आती है, इस विश्वास के साथ कि जिस व्यक्ति के साथ हमने रिश्ता जोड़ा, जो व्यक्ति हमारी मांग में सिंदूर भरेगा, वो व्यक्ति जो है हमारे लिए सर्वोपरि होगा। और अगर आप उसके साथ दगाबाजी करते हैं, अगर आप उसके साथ खेल खेलते हैं, अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होता है और अगर आप दूसरी शादी करते हैं, ये कहीं से भी किसी भी रूप में जो है एक तरीके से मान्य नहीं कहा जा सकता। इसको किसी भी रूप में हम इसको सही नहीं दर्शा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। हालांकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाला मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में अलग सी, लेकिन बावजूद इसके ये हमारा कल्चर, ये हमारी रीति या परंपराएं नहीं रही हैं। किसी महिला का सम्मान अगर आप नहीं करते हैं, उसे आप अगर आप उसे विवाह करके विवाहिता बनाकर आप लाते हैं घर में, तो उसके हर एक चीज का ख्याल रखना, उसकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खुशियों का ख्याल रखना, ये आपकी अकाउंटेबिलिटी में से आता है। ट्रांसपेरेंसी भी आपके भीतर होनी चाहिए आपके रिश्ते में और अकाउंटेबिलिटी भी नजर आनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। एक पति के अंदर एक पति का गुण और एक पिता का गुण हमेशा होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। यानी कि प्यार ऐसा हो कि जो पति जैसा मिले, और आदर और सम्मान और अपनापन और एक विश्वास ऐसा हो जो एक पिता के रूप में लड़की को मिलता है। तो एक पति के अंदर एक पति का गुण और एक पिता का गुण दोनों होना क्या है, आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। तभी रिश्ता क्या होता है, मजबूत बनता है। डोर ऐसे नहीं मजबूत बनती है बॉस, है ना। चलिए आइए, सुना करो ये सब, क्लास करंट अफेयर्स की नहीं है, जीवन में काम आएगी, ठीक है ना। जो मैं सिखाता हूं उसको भेजे में डाला करो आप लोग, नहीं तो सब गोलमोल हो जाएगा सब, नहीं तो फिर इधर उधर ताका झाकी कीजिएगा तो क्या होगा, रिश्ता खराब हो जाएगा। ये सब भी क्लास की शिक्षाएं होती हैं। शिक्षक का कर्तव्य इतना नहीं होता है करंट अफेयर्स पढ़ा करके आपको क्लास में भेज दे। मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं तो भाई बताता रहता हूं, सीधी सी बात है। मेरा काम है कि आप एक अच्छे इंसान बने, सीधी सी बात है। आपको अगर मेरी बातें खराब लगती है तो तुरंत फॉरवर्ड कर दिया करिए फट से, अरे ज्ञान की बातें बताते हैं सर, तुरंत आगे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन सुनना तो सुनिएगा,
चलिए, चिंताएं इस बिल को लेकर क्या चिंताएं हैं? बिल व्यक्तिगत आस्था और पर्सनल लॉ से जुड़ी संवेदनशील बहस को छूता है अपने आप पे, क्योंकि भैया कुछ कुछ अपने अपने लॉ हैं, आस्थाएं हैं अपने। हमें काहे की आस्था भाई, ये कैसी आस्था है, ये व्यक्तिगत कैसी आस्था है, लेकिन इस पर जो है लोग चिंताएं ऐसे व्यक्त कर रहे हैं। पर्सनल लॉ वाला मामला जुड़ा हुआ है, आप जानते होंगे इसको लेकर के। इसे धार्मिक एवं राजनीतिक ध्रुवीकरण के रूप में देखा जा सकता है, जैसा कि पॉलिटिकल पार्टी ने कह भी दिया कि भैया फला समुदाय के लिए जो है पॉलिटिक्स का एक वो है, तो ये गलत बात है अपने आप में। कार्यान्वयन यानी कि इंप्लीमेंटेशन चुनौतीपूर्ण है, कैसे सिद्ध होगा कि किसी ने शादी छुपाई है, ये कैसे मालूम चलेगा, तो ये भी बड़ी बात है अपने आप पे, है ना। चलिए, संवैधानिक चुनौती भी ला सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अपने आप में चैलेंजेस हैं वो भी आ सकता है, जैसे आर्टिकल 25 धर्म की आजादी की बात, जो कि यहां इससे कोलेट कर जाएगा अपने आप में। आर्टिकल 14 समानता के अधिकार की बात करता है। एंट्री 5 स्टेट लिस्ट, विवाह तलाक पर राज्य का अधिकार, कई सारी बातें जो है आपको एक तरीके से कानूनी जो है इसमें अड़चन आ सकती है इसमें। खैर आगे बढ़ते हैं। अब जरा बॉस बताइए आप इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या होगा। असम, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? नंबर 1, आदिवासी क्षेत्रों में विवाह प्रथाओं को नियंत्रित करना, राज्य में यानी कि असम में पॉलीगैमी पर प्रतिबंध लगाना, अंतरराज्यीय विवाह को रोकना या तलाक कानून में सुधार करना। क्या इसका एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा मुझे। इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, बी इज द राइट आंसर, है ना। ये तो होगा, कुछ और होगा। चलिए, चीन का वैश्विक ऋण और उसकी बदलती रणनीति, ठीक है। आप जानते हो कि चीन इस समय क्या कर रहा है, ग्लोबल स्तर पर बड़े बड़े देशों को क्या कर रहा है, लोन प्रदान कर रहा है, ऋण दे रहा है। एक बात जरा समझिएगा मेरी, अभी कुछ टाइम पहले तक दरअसल चाइना यानी कि चीन क्या करता था, ठीक है, चीन जो भी विकासशील देश थे, ठीक है, विकासशील देश, मेरी बात को सुनने का प्रयास कीजिएगा, विकासशील देश, ठीक है, उनको क्या करता था, ऋण प्रदान करता था, यानी कि उनको लोन आज देता था। फिर क्या करता था, लोन न चुका पाने की स्थिति पर क्या करता, चीन इन पर कब्जा कर लेता था, या इन पर दबाव डाल करके इनके कई सारे संसाधनों पर क्या करता था, कब्जा करता था, इनके बहुत सारे संसाधनों पर, ठीक है। अभी इसने क्या किया, चाइना ने अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा चेंज किया है, और क्या किया है बॉस, इसने क्या किया है, इन विकासशील देशों को छोड़ करके अब चाइना ने क्या काम किया है, चाइना अब विकसित राष्ट्र जो होते हैं, जो डेवलप राष्ट्र होते हैं, विकसित राष्ट्र, विकसित देश, इनको लोन देता है बॉस, इनको ऋण देता है अपने आप पे, और फिर अपने जो है बढ़त अपनी बातें जो है इनसे मनवाने का प्रयास करता है, अपने आप में एक दबदबा पूरे ग्लोबल स्तर पर दबाना जो है ये अपने आप पे रखना चाहता है। भाई विकासशील देश तो ठीक है अपने कब्जे में आ जाएंगे, लेकिन डेवलप जो कंट्रीज है अगर उनको इसने अपने आप पे कैप्चर कर लिया तो वो चाहता है कि मेरा प्रभुत्व इन टॉप कंट्रीज, इन डेवलप कंट्रीज पर हो जाए, और अगर डेवलप कंट्रीज के ऊपर चाइना का अगर अपने आप पे अधिकार हो गया तो समझिए कि चाइना सुपर पावर बनने से कोई रोक नहीं सकता अपने आप पे। और ये चाइना की चाल है अपने आप पे, यानी कि अब चाइना विकासशील देशों को ऋण देने के बजाय विकसित राष्ट्रों को ऋण देने में ज्यादा इंटरेस्ट रख रहा है। इसी को लेकर के आपके द हिंदू में आर्टिकल आए हो, तो उसी पर मैंने क्वेश्चन आपके सामने बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए, कहां कहां पर कितनी कितनी ऋण किसको दिया गया है, कौन कौन सा इस समय सबसे ज्यादा ऋण प्राप्त करने वाला देश है, ये सारी बातें आपको देखेंगे। एक रिपोर्ट अभी हालिया आई हुई, उसी हालिया रिपोर्ट के संदर्भों में यह बात आपके सामने दिखाई दे रही है, यानी कि एड डाटा एक संस्थान है, इसकी नई रिपोर्ट से पता चलता है कि चीन ने 2000 से 2023 के बीच दुनिया के 80% देशों और क्षेत्रों को $2 ट्रिलियन से अधिक के ऋण और अनुदान दे दिए हैं। बताइए, आप सोचिए 80% से प्लस कंट्रीज हैं जहां पर चाइना ने ऋण सबको दिया हुआ है। या डेटा ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है, जियोपॉलिटिक्स और चीन के बदलती कूटनीति को यानी कि उसकी डिप्लोमेसी को समझने में महत्वपूर्ण हो जाता है। मुख्य तथ्य की बात करें तो चीन द्वारा वैश्विक ऋण कितना दिया गया 2000 से लेकर के 2023 के बीच में, कुल ऋण आप देखिएगा ये इतना दिया गया, 2 ट्रिलियन से अधिक का दिया गया है, ठीक है। जिन देशों को ऋण मिला उसमें से 217 में से 179 देश हैं। 2023 में अकेले दिया गया ऋण कितना है ये देखिए। सबसे बड़ा लाभार्थी कौन सा, अमेरिका है आपका, लगभग ये देखिए इतना डेटा जो है इसके हमने आपके सामने दिया गया है। दूसरे और तीसरे पर जो बड़े लाभार्थी हैं इसके वो हैं आपके रसिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से जो है जो आपका ये है क्या कहते हैं चाइना, इसने इन देशों को ऋण जो है प्रदान किया, ठीक है। चलिए, चीन की बदलती रणनीति गरीब देशों से विकसित देशों की ओर, जो कि अभी हमने आपको बताया। रिपोर्ट बता रही है कि चीन अब पारंपरिक विकास सहायता देने वाले देश की भूमिका से हट करके एक व्यावसायिक ऋणदाता,
कॉमर्शियल लेंडर जो है बन रहा है। तो पहले क्या करता था, गरीब देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाता था, विशेष रूप से बीआरआई के तहत, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसको आप जानते होंगे इसके बारे में, ठीक है, जो चीन का जो क्या है एक प्रमुख अपने आप में एक प्रोजेक्ट होता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसको लेकर के भारत की चिंताएं भी अपने आप में बड़ी ज्यादा थी, ठीक है। बीआरआई में एक समय में 75% चीनी लर्निंग थी अपने आप पे। तो ये इन प्रयासों के फलस्वरूप जो पहले वो इन डेवलपिंग कंट्रीज को जो है क्या करता था, हैक करता था एक तरीके से। अब क्या हो रहा है, 2023 में बीआरआई का जो हिस्सा है, ठीक है, ये अब क्या हुआ, घट गया है। विकसित देशों को व्यवसायिक ऋण बढ़ा है अपने आप में। 75% अमेरिकन कंपनियों को दिए गए ऋण जो है क्या है अपने आप में कॉमर्शियल है अपने आप में, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आप क्या कर रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। चीन अब विकासशील देशों का मददगार कम और वैश्विक निवेशक एवं सौदागर अधिक बन गया है अपने आप पे। तो ये अब ग्लोबल स्तर पर जो चीजों को फैला रहा है अपने आप में। चलिए, भारत पर प्रभाव क्या होगा। भारत ने 2000 से 2023 के बीच में चीन से कितना लिया, ये अमाउंट लिखा हुआ आपके सामने, कितना लिया है। अधिकतर धन जो दिया गया वो एनर्जी सेक्टर में, बैंकिंग और आपके जो फाइनेंशियल सर्विसेज होते हैं उसके लिए लिया गया। भारत के लिए यह ऋण मिश्रित उद्देश्य वाला था अपने आप, यानी कॉमर्शियल और डेवलपमेंटल वर्क के लिए द्वारा यह ऋण दिया गया था। भारत की चीन पर निर्भरता चीन की तुलना में बहुत कम है, लेकिन रणनीतिक दृष्टिकोण से यह क्या है, महत्वपूर्ण भी है अपने आप में। चलिए, अब आप बताइए, बाकी वैश्विक पॉलिटिक्स में अगर आप इसका देखेंगे तो अपने आप में ये जो है चीन की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इससे ऋण कूटनीति का खतरा रहेगा अपने आप पे, और अमेरिका चीन आर्थिक परस्पर निर्भरता बनी रहेगी अपने आप पे। तो ये सारे पॉइंट्स आप चाहें तो इसको एक बार लिख सकते हैं, ये आपके मेंस में प्रश्न आ सकता है, ठीक है। चलिए, अब आप बताइए क्या होगा इसका एग्जैक्टली उत्तर। ये जो रिपोर्ट आई है एक डेटा की रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2023 के बीच में चीन ने वैश्विक स्तर पर कितना ऋण और अनुदान दिया है, बताइए। अभी हमने आपको बताया है कितना ऋण दिया है। आई थिंक 2 ट्रिलियन होगा क्या, सी होगा क्या, बी होगा, सी होना चाहिए। देखते हैं, सी इज द राइट आंसर। मेलाघाट में कुपोषण से शिशु मृत्यु दर को लेकर के अभी बॉम्बे हाईकोर्ट की एक खास टिप्पणी आई हुई है, अपने यहाँ पे एक कमेंट आया है, रिमार्क्स आया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है बेसिकली कि जो अमरावती का एक खास एरिया है वहां पर अभी कुपोषण से अपने आप पे बहुत ज्यादा जो अपने आप पे चाइल्ड वो है चाइल्ड के मरने की जो संख्या अपने आप पे लगातार बढ़ रही है, और ये इसी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी अपनी की हुई है, ठीक है। 12 नवंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार व केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की और कहा कि जो आपका ये मेलाघाट है कि आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण से शिशु मृत्यु दर को रोकना सरकारी तंत्र का रवैया अपने आप पे क्या बहुत ही एक्सट्रीमली कैजुअल है अपने आप पे, मतलब कि बहुत हल्के में ले रही है सरकार इस चीज को, जो कि यहां पर क्या हो रही है, बड़े स्तर पर कुपोषण से जो आपके शिशु हैं वो मृत्यु हो रहे हैं कुपोषण के माध्यम से। तो इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है, इसी को लेकर चर्चाओं में रहा है। जून 2025 से अब तक 65 शिशुओं की मौत हो गई, जो आपके 0 से 6 महीने के थे। 220 से अधिक बच्चे गंभीर कुपोषित हैं अपने आप में, ठीक है। और सैम बच्चों में यानी कि जो गंभीर कुपोषित बच्चों में 50% तक का मौत का जोखिम यदि त्वरित हस्तक्षेप ना हो, यानी कि त्वरित अगर उनको इलाज ना मिले तो, ठीक है। तो पिछले 3 दशकों से लगातार जो है वहां पर इस जनजातीय क्षेत्र में कुपोषण की दर बढ़ रही है, और ऐसे में जो शिशु मृत्यु दर है वो लगातार जो है बढ़ती हुई चली जा रही। इसी को लेकर के कमेंट किया है किसने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने। वास्तविक स्थिति की अगर हम बात करते हैं, दरअसल मेलाघाट में रहने वाली कोरकू जनजाति लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और पोषणहीनता से, यानी कि फूड सही से उनको नहीं मिल पा रहा है, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए पिछले वर्षों के डेटा का अगर हम ख्याल रखेंगे तो उसमें अप्रैल 2024 से मार्च 2025 में 96 शिशु मृत्यु, 2025 के 7 महीने में 61 शिशु मृत्यु दर। तो ये अपने आप में आंकड़ा कुपोषण का बड़ा भयावह है, और इसी को लेकर के जो है बातचीत रखी गई है। भैया सही करो इसको। क्या चैलेंजेस हैं यहां पे, आधारभूत सुविधाओं की कमी है, यानी कि अस्पताल आज तक पहुंचने के लिए चीजें नहीं है, खराब सड़कें हैं, बिजली की अनियमित उपलब्धताएं हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य की कमी है अपने आप में, इसलिए यहां पर कुपोषण ज्यादा हो रहा है। विभागीय समन्वय का अभाव है, स्वास्थ्य महिला बाल विकास, ठीक है, और आदिवासी विकास आदि विभाग जो है फाइलों में कार्य करते हैं, साइलों नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, फाइलों होगा, फाइलों में कार्य करते हैं। अरे अरे लल्ला क्या हो गया, फाइलों, ठीक है, फाइलों में काम करते हैं, ठीक है। परिणामता असंगत पोषण सप्लीमेंट, अनियमित निगरानी और योजनाओं का कमजोर क्रियान्वयन हो पाता है अपने आप। ये चिंता अपने आप, डिपार्टमेंटल जो सपोर्ट होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है इनको।
डॉक्टरों की कमी है और जो है जो स्टाफ हैं भी वो अपने आप में आते नहीं है, तो ये भी बड़ा चिंताजनक बात है अपने आप में। मातृ कुपोषण और अंतर पीढ़ीगत समस्या यानी कि महिलाएं गर्भावस्था में ही अंडरवेट एवं एनीमिक्स यानी कि एनीमिया आदि का शिकार हो जाती हैं। कम एज में शादी करना अपने आप में एक बड़ी विडंबना हो जाती है और ऐसे में निश्चित तौर पर कई प्रकार के रोग जो है दिखाई देते हैं और इसके फलस्वरूप क्या होगा, कम वजन वाले बच्चे होंगे, कमजोर प्रतिरोधक क्षमता होगी, संक्रमण होगा उनका, फिर वो क्या हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे। यानी कि अगर महिलाएं सही नहीं है, महिलाओं को अगर एनीमिया आदि है, कोई बीमारी है, तो सिंपल सी बात है कि कम वजन वाले बच्चे पैदा होंगे, उनकी जो इम्यून सिस्टम होगा वीक होगा और इम्यून सिस्टम वीक होगा तो क्या होगा, उनको इन्फेक्शन हो जाएगा और इन्फेक्शन अगर किसी चीज का हो गया तो फिर उनका बाद में क्या हो जाएगी, उनकी बाद में डेथ हो जाएगी। बस ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नशाखोरी आदिवासी समुदायों में यह एक अतिरिक्त सामाजिक समस्या है जिससे भी दिक्कत आ रही है। समाधान क्या है? समाधान यह है कि विशेषज्ञ कहते हैं कि कुपोषण खत्म करना सिर्फ भोजन देने से संभव नहीं है, आवश्यक है कि मातृ शिशु स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना, गर्भवती और नवजात दोनों के पोषण और स्वास्थ्य की निगरानी करना, ठीक है, और इसके अलावा प्रशिक्षित और सशक्त आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्थानीय समुदाय की हेल्प के लिए और उनको क्या करना, अपॉइंट करना। ये सारे तरीकों से हम कहीं ना कहीं कुपोषण को सही कर सकते हैं। यानी कि विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल कुपोषण को दूर करने वाला खाना देना ही अपने आप में पर्याप्त नहीं है, कुपोषण को दूर करना है तो ये सारे प्रयास अपने आप में करने चाहिए, डाउन टू अर्थ रह करके काम करना चाहिए, तब जाकर चीजें समाप्त होंगी। तो ये सारे प्रयास यहां बताए गए हैं कि भैया सड़क, बिजली, पानी सबकी व्यवस्था कीजिए, ठीक है, और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन हो अपने आप पे ताकि सभी लोग आपस में काम कर पाए मिल करके। तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुपोषण को हम वहां पर रोक सकते हैं। चलिए अब आप बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली। मेलाघाट क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति रहती है जहां कुपोषण की समस्या वर्षों से बनी हुई है? कौन सी है जनजाति? अभी हमने आपको बताया भील है, गोंड है, कोरको है, संथाल है, कौन सी है? अभी हमने जस्ट आपको बताया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका मुझे आंसर जरूर बताएंगे। क्या होगा इसका उत्तर? कोरकू, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा के पुर्तगाली में प्रभु श्री राम की 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का भी हाल ही में अनावरण किया है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। तो कहां पर है ये? गोवा के पुर्तगाली नहीं है बॉस, पुर्तगाली, ध्यान रखिएगा। गोवा के पुर्तगाली में प्रभु श्री राम की 77 फुट, ये आप इसको याद रखिएगा, कांस्य की प्रतिमा, ये भी ध्यान रखिएगा, ओके। वह कानकोना के पास श्री संस्थान गोकर्ण पुर्तगाली ज्योतम मठ के शारदा पंचशता मनोत्सव यानी कि पंचशत मनोत्सव में भक्तों की जबरदस्त भीड़ को सम्मिलित कर रहे थे प्रधानमंत्री, और वहीं पर यह क्या अपने आप में ये मूर्ति लगी हुई है और उन्होंने 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, ठीक है। भगवान राम को समर्पित नए रामायण थीम पार्क गार्डन और 10,000 वर्ग फुट का म्यूजियम का उद्घाटन भी किया। पीएम मोदी ने विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया। 7 दिसंबर तक चलने वाले इस ऐतिहासिक महोत्सव में दुनिया भर से भक्त आए और इस अवसर पर गोवा के राज्यपाल कौन से हैं? ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकता आपसे। गोवा के राज्यपाल पुष्पापति अशोक गजपति राजू और जो सीएम है वहां के कौन है? डॉक्टर प्रमोद सावंत है। तो इनका दोनों का नाम भी आपको याद रखना है। कई बार स्टेट के जो आपके गवर्नर और जो सीएम होते पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए, स्टेट जब भी कोई याद किया गया तो इस स्टेट में वहां के विधानसभा सीटें कितनी हैं, उस स्टेट में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, यह भी कई बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए, निम्न के कथनों पर विचार करना है आपको। प्रधानमंत्री ने गोवा में प्रभु श्री राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है, ठीक है, बिल्कुल किया है, डन है, ओके। इस अवसर पर रामायण थीम पार्क गार्डन और 10,000 वर्ग फुट के म्यूजियम का भी उद्घाटन किया गया है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। पीएम मोदी ने विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया इस दौरान, बिल्कुल सही बात है। यानी कि तीनों कथन सही हैं। तो देखिए कहां पर तीनों कथन है, तो 1 2 3 यानी कि डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, रक्षा मंत्रालय ने 28 नवंबर को नौसेना के MS-660R हेलीकॉप्टरों के बड़े बेड़े के लिए सतत सहायता प्राप्त करने के अमेरिका के साथ समय समझौता ज्ञापन पर क्या किया है? साइन किया है। तो ये न्यूज अभी चर्चाओं में थी, ठीक है। ये आप इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, क्या टॉपिक है इसका, ठीक है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने 28 नवंबर को, ध्यान रखिएगा, नौसेना के MH-60R हेलीकॉप्टरों के बड़े बड़े के लिए सतत सहायता प्राप्त करने के लिए अमेरिका के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर साइन किया है। आप एग्जाम में पूछ लेगा कि यह समझौता ज्ञापन भारत और किस देश के मध्य में हुआ, तो आप कहेंगे इंडिया और अमेरिका के मध्य में हुआ है। यह समझौता दरअसल 7,900 करोड़ रुपए से ज्यादा का है अपने आप में। इसे विदेश सेना बिक्री कार्यक्रम के अंतर्गत नई दिल्ली में औपचारिक रूप इसको दिया गया है, ठीक है। और मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग
सतत पैकेज में स्पेयर पार्ट्स, उत्पाद सहायता, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और बहुत प्रकार की चीजें जो है इसमें क्या है शामिल की गई हैं। ठीक है, इस पहल से उन्नत MH-60R हेलीकॉप्टरों की परिचालन तैयारी और रखरखाव में को बढ़ावा मिलेगा। यह व्यवस्था दरअसल स्वदेशी सेवाओं को बढ़ावा देकर के रक्षा क्षेत्र को टिकाऊ, ठीक है, टिकाऊ होगा, ये आज गलती कैसे निकल रही भाई, टिकाऊ बनाने और लॉजिस्टिक्स सहायता केंद्र में सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम यानी कि जो मध्यम उद्यम है अपने आप में घरेलू फर्मों की भागीदारी को बढ़ावा देकर के आत्मनिर्भर भारत के बड़े उद्देश्य के साथ में मिल खाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्या करना है आपको ध्यान रखना है। चलिए, भारत ने MH-60R हेलीकॉप्टरों के लिए सतत सहायता संबंधी समझौता किस देश के साथ में किया है? तो रूस के साथ, फ्रांस के साथ, अमेरिका के साथ या फिर जापान के साथ? अभी हमने जस्ट बताया आपको, तुरंत बताया बॉस। तो अमेरिका इज द राइट आंसर, यानी कि सी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। चलिए, चक्रवात दित्वा भाई साहब अभी चर्चाओं में रहा है ये। ठीक है, तो चक्रवात दित्वा दरअसल के कारण श्रीलंका में भीषण बाढ़, भूस्खलन और व्यापक तबाही हुई है। और इसी चक्रवात दित्वा को लेकर के भारत सरकार ने यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अभियान भी चलाया है। अगर वो अभियान पता है आपको तो मुझे बता दीजिएगा, और इनके से अगर नहीं पता है तो मैं आपको अभी बताऊंगा क्या होगा। ठीक है, भारत ने क्या किया है? ऑपरेशन सागर बंधु। देखो अब ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन सागर बंधु के तहत ही जो है बचाव कार्य के लिए इंडिया ने एक मानवीय सहायता भेजी है अपने आप पे। चक्रवात दित्वा की स्थिति अगर बात करेंगे तो ये पूर्वी, उत्तरी और मध्य श्रीलंका में मूसलाधार बारिश और तूफान कर रहा है। घर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और आवागमन क्या हुआ, बाधित हुआ अपने आप में। भारत की प्रतिक्रिया ऑपरेशन सागर बंधु के रूप में सहायता दिया गया है बड़े लेवल पर, अपने आप में ध्यान रखिएगा इसको। ऑपरेशन सागर बंधु का संबंध किससे है, ये प्रश्न आपके एग्जाम पूछ सकता है, तो इसको टिक लाइए, इंपॉर्टेंट। क्या नाम रखा गया है इनका? ऑपरेशन सागर बंधु रखा गया है। INS विक्रांत और INS उदयगिरि से खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है, आवश्यक दैनिक वस्तुएं पहुंचाई जा रही हैं, दवाइयां, आपात राहत सामग्री श्रीलंका के प्रभावित इलाकों में भेजी जा रही हैं। यानी कि इन दो जो है इससे क्या कह रहे हैं, INS विक्रांत और INS उदयगिरि से इतनी राहत सामग्रियां इनको पहुंचाई जा रही हैं। चक्रवात क्या होता है अपने आप में, ये एक बड़ी बात होती है। चक्रवात के केंद्र में क्या होता है? केंद्र में क्या होगा अपने आप में? लो प्रेशर होगा चक्रवात। ठीक है, चक्रवात में क्या होता है, जो आपका केंद्र होगा उसमें क्या हो जाएगा आपका लो प्रेशर होगा, कम दाब होगा, और बाहर क्या होगा उच्च वायुदाब होगा। तो पवनें क्या करती हैं? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बढ़ती हैं। सिंपल सी बात है। तो लाइक दिस, इस प्रकार से चक्रवात में खूब तेजी के साथ जो है हवाएं क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, कई बार चक्रवात के बारे में आप एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। यानी कि चक्रवात वायुमंडलीय तंत्र है जिसमें कम दाब, लो प्रेशर के केंद्र की ओर हवाएं तेजी से घूमती हुई अपने आप में अंदर की ओर बहती हैं अपने, क्योंकि बाहर क्या है उच्च वायुदाब है, नीचे अंदर क्या है निम्न वायुदाब है। पौने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ खूब तेजी क्या करती हैं, घूमती हैं अपने आप में। और इसमें उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। यानी कि अगर बात करेंगे उत्तरी गोलार्ध में तो हवाएं क्या होती हैं, एंटी क्लॉकवाइज होती है। जैसे ये हो गया आपका, ठीक है, और चक्रवात है तो उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है, ऐसे। लेकिन क्या होगा इसमें, क्या घूमेगा, ऐसे घूमेगा। तो पौने बाहर से अंदर की तरफ ऐसे करके, बाहर से अंदर की तरफ ऐसे, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, इस तरीके से तेज तेज राउंड करेंगे अपने आप पे। ठीक है, यानी कि आप देखिए कुछ ऐसे ऐसे करके देखो, ऐसे पौने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ, यानी कि लाइक दिस। सॉरी, हाँ, घड़ी कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी ना। ये क्या करे, ऐसे घूमेगा, इस तरीके से घूमेगा। चलो घुमा भाई साहब चक्रवात को, बस 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 लो, ऐसे बन जाएगा। और इसमें क्लॉकवाइज होगा, यानी कि लाइक दिस होगा, लाइक दिस, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछता है आपके एग्जाम में। तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं घड़ी की सुई के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में ये साउथ है अपना और ये नॉर्थ है अपने आप पे, है ना। तो सॉरी, ये नॉर्थ, ये साउथ है अपने आप में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये क्लॉकवाइज, इसमें घड़ी के सुई की दिशा में, और इसमें विपरीत इसके। परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम होगा भारी बारिश होगी, तेज हवाएं चलेंगी और बाढ़, तटीय विनाश होगा, समुद्री तूफान आएगा। अच्छा, साइक्लोन का उल्टा क्या होता है, एंटी साइक्लोन होता है। जस्ट अपोजिट कर दीजिए बॉस। इसमें क्या होगा, भारी बारिश, तेज हवाएं, बाढ़, तटीय विनाश आदि होगा। और चक्रवात का ही विपरीत कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसमें इसकी जो है अगर आप देखेंगे इनकी हवाओं की दिशा अलग अलग रूप में। ठीक है, कहां पर, जहां पर क्लॉकवाइज होगा वहां पर एंटी क्लॉकवाइज होगा, जहां पर एंटी क्लॉकवाइज होगा जहां पर क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज दिशा हो जाएगी। यानी कि अगर मैं समान तौर पर समझाऊं तो जहां एक और चक्रवात में आपके बीच में क्या था, निम्न वायुदाब था, पौने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर आगे बढ़ रही थी, तो जबकि प्रति चक्रवात इसका अपोजिट होगा,
पर चक्रवात में यहां पर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, यहां पर क्या होगा, लो प्रेशर होगा। तो पवनें क्या करेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएंगी, यानी कुछ इस प्रकार से गति करेंगे अपने आप, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। तो ये बात आपको क्या करनी, ध्यान रखनी है। चक्रवात के कौन से प्रकार होते हैं पूछा था आपके एग्जाम में, और चक्रवात को अलग अलग जगहों पर किस किस नाम से जाना जाता है, यही प्रश्न आपके एग्जाम पूछा जाता है, इसलिए। और चक्रवात पर मेंस में प्रश्न भी खूब पूछा जाता है, इसलिए रेडी कर लीजिएगा आप अच्छे तरीके से। चक्रवात के प्रकार और चक्रवात पर चक्रवात क्या होते हैं, ठीक है। तो चक्रवात में भारी बारिश, तेज हवाएं, बाढ़ आदि आता है, जबकि पर चक्रवात इसका उल्टा होता है, तो पर चक्रवात में मौसम साफ होता है, ठीक है। चलिए पर चक्रवात देखो यहां पे लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है। केंद्र में उच्च वायु दाब होगा, हवाएं नीचे की ओर बाहर की ओर फैलती हैं, अपने आप में साफ मौसम होगा, क्योंकि यहां पर क्या होगा, बारिश तेज हवाएं चलेंगी, लेकिन चूंकि क्या पर चक्रवात है, एंटी साइक्लोन है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें मौसम साफ रहेगा अपने आप में, ठीक है। हवाओं की दिशा उत्तर गोलार्ध में हवाएं घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज करेंगे, क्योंकि यहां पर क्या था, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज था ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, यहां पर क्लॉकवाइज हो जाएगा। यहां पे क्लॉकवाइज था, तो इधर क्या हो जाएगा, अपने आप पे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा इस बात का। मुख्य विशेषताएं ये यहां पर लिखी हुई हैं, आराम से सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं अलग अलग, ठीक है। चलिए परिणाम, साफ और शुष्क मौसम होगा, कोहरा धुंध होगी, सर्दियों में ठंड अधिक होगा, प्रदूषण का जमाव। चलिए अब बताइए आप लोग, ये टास्क है आपका, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, टास्क है आपका, टास्क साइक्लोन, CYCLON, साइक्लोन। चलिए चक्रवात दित्वा से सबसे अधिक प्रभावित कौन सा देश रहा है अभी हाल ही में, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव। सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, कितना आसान सा, कितना स्वीट सा, क्यूट सा, लवली सा, क्या है, फेस नहीं, क्वेश्चन बॉस है ना, फेस दिमाग में आएगा आपके। चलिए श्रीलंका बी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए और कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है अभी श्रीलंका में इसकी हक के लिए, बताइएगा मुझे। अब आपके सामने एक छोटा सा प्रश्न आ जाएगा, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जल्दी से मुझे बताइएगा, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक। चलिए अब आज के लिए आपका प्रश्न है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित रूस यूक्रेन अमेरिका त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। और यूरोपीय देशों का समर्थन इस पहल को किस प्रकार अंतरराष्ट्रीय शांति प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण बनाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा और इसको जरूर बताइएगा आप लोग। चलिए कल हमने प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है उसके बारे में हमने आपको प्रश्न दिया था, जिसका हमने आपको आलोचनात्मक टिप्पणी के लिए मैंने आपसे कहा था, तो भूमिका लिखिएगा कि क्या क्या ये किस प्रकार से है अपने आप में, फिर क्या क्या प्रमुख इसके सामने चुनौतियां हैं, क्या सफलताएं हैं, सारी बात इसमें लिखी गई हैं। सफलताओं की अगर बात करेंगे तो बैंकिंग पहुंच में ऐतिहासिक वृद्धि हुई अपने आप में, महिलाओं की वित्तीय सशक्तिकरण हुआ, महिलाओं को बड़ा इसके लाभ मिला पैसा से मिलने से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी का मजबूत आधार बन गया अपने आप ही, ठीक है। और डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम को क्या हुआ, विस्तार किया गया इससे, ठीक है। बीमा और पेंशन की पहुंच बढ़ गई अपने आप में, और जिसमें स्वतः खाते खोले गए थे, तो ये बड़ी सारी फायदे इसमें जो है हुए हैं, ठीक है। चुनौतियां इसके सामने कई सारी रही, यानी कि निष्क्रिय खाते एक बड़ा चैलेंज रहा अपने आप में, बैंक मित्र मॉडल की सेवाएं रही अपने आप में कई जगह पर, ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट की सीमित पहुंचा रही अपने आप में, डिजिटल विभाजन अपने आप में रहा, यानी कि सबके पास स्मार्टफोन इंटरनेट की सुविधाएं नहीं रही अपने आप में। तो ये कई सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिली थी। आप इसको वीडियो पॉज करके इसके आंसर को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए अब आपके सामने छोटा सा क्या है, एक अभ्यास जो है एडवर्टाइजमेंट है कि पीसीएस का अगर आपको बेस्ट लेना है तो उसके लिए हम लोग फाउंडेशन कोर्स चला रहे हैं, जहां पर प्री प्लस मेंस आपका कराया जाएगा, आंसर प्रैक्टिस आपकी, पीवाईक्यूज आपका, ठीक है, गाइडेंस, मेंटरशिप आपकी, इंटरव्यू की गाइडेंस आपकी, एवरीथिंग, कुछ भी नहीं छूटेगा आपके लिए, ठीक है। लगातार आप इसको तैयारी कीजिए। नोट्स बाइलिंगुअल में होंगे हमारे, लेकिन लेक्चर हमारे हिंदी में होंगे। इसी के अलावा अगर आपको आरओ मेंस की तैयारी करनी है, आरओ 2026 की तैयारी करनी है, बीओ की तैयारी करनी है, टेस्ट सीरीज लेनी है, तो उसके लिए भी आप हमें हमारे कॉन्टेंट नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये कॉन्टेंट नंबर आपको यहां पर दिया गया है, ठीक है। ये बहुत क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग क्या कीजिए जरूर से, एनी हाउ, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही, और बाकी कोई भी दिक्कत आज रहा तो इसी नंबर पे आप सीधे मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बड़ा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसमें स्टैंडर्ड जो रहेगा हमारा एनसीईआरटी से हम स्टार्ट करेंगे, तो एक आप प्रॉपर तरीके से इसमें आप इसको समझ सकते हैं। बेस हमारा एनसीईआरटी होगा इस तरीके से कि हम बेसिक से पढ़ाएंगे, मतलब कि ठीक है, एनसीईआरटी नहीं बल्कि बेसिक पढ़ाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा अपने आप पे। इसमें सीसैट आपका, एसए, हिंदी, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो आपका छूट जाएगा, मतलब कुछ भी आपको अलग से नहीं लेना है इसमें, ठीक है। तो इस बैच को आप ज्वाइन कीजिए, बड़ा बेनिफिट आपको मिल जाएगा इससे, ठीक है। आज के इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की आरओ परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं?
क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी आरओ परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डी-कोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में आरओ परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़ें। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।